वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम यूनिट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं आज। मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, फीचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आइए सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। तो बच्चे क्या कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद द बिजनेस प्रैक्टिस। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस क्या होता है। बच्चे, एक होता है इकोनॉमिक थ्योरी। अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक थ्योरी इक्वल्स टू प्लस बिजनेस प्रैक्टिस प्लस बिजनेस प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन ये है कि सर इकोनॉमिक थ्योरी क्या है। तो इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था इकोनॉमिक थ्योरी में कि एज अ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, उसमें क्या पढ़ा था आपने कि फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किस स्टेज पे करती है या किस स्टेज पे एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होता है। तो फर्म को जिस स्टेज पर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होता है उसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहते हैं। बट कैसे और किस स्टेज पे फर्म को ये रियलाइज होगा कि भैया उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है, प्रॉफिट और वो राइज नहीं कर सकता है, वेयर एम आर इक्वल्स टू एम सी, ये आपने पढ़ा था। तो इसी को तो हम इकोनॉमिक थ्योरी बोलते हैं, क्या मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। किसकी बात करते हैं? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या पढ़ा था इसके बारे में आपने? वेयर एम आर इक्वल्स टू एम सी। और इसके बाद अगर आप एक एडिशन यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो आपका मार्जिन कॉस्ट राइज होना चाहिए। तो दो कंडीशंस आपने पढ़ा और उस स्टेज पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, जिसको आपने प्रोड्यूसर क्लियर में आप लोगों ने पढ़ा। तो इसी को तो हम इकोनॉमिक थ्योरी बोलते हैं। या फिर इकोनॉमिक थ्योरी में और क्या आता है बच्चे? इकोनॉमिक थ्योरी में आपने प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ा आपने। प्राइस डिटर्मिनेंट्स, प्राइस डिटर्मिनेंट्स के एज अ फर्म जो है अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखे, या फिर एक इंडस्ट्री में किसी फर्म के प्रोडक्ट का क्या प्राइस डिसाइड होता है। तो आपने पढ़ा वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें इकोनॉमिक थ्योरी तो है। इकोनॉमिक थ्योरी में आपने क्या समझा कि आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेस है, स्केर्सिटी है रिसोर्सेस की। तो एज अ फर्म आपको आप डिसीजन कैसे लेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। इकोनॉमिक थ्योरी में आपने क्या पढ़ा? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। ये सब क्या है? ये सब इकोनॉमिक थ्योरी तो है। ये सबको आप क्या बोलेंगे बच्चे? ये सब के सब इकोनॉमिक थ्योरी तो है बच्चे। ये सब आपका इकोनॉमिक थ्योरी है। क्लियर है बच्चे? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? जो इकोनॉमिक थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा, जो स्टडी की, जो इकोनॉमिक थ्योरी है, जिसमें कि एज अ फर्म आप अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को किस स्टेज पे अचीव करेंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होना चाहिए एज अ फर्म, आपके पास में रिसोर्सेस लिमिटेड है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन आपको करना चाहिए। क्लियर है बच्चे? आपको कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए या फिर आपको कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, आपको लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, जिससे कि आपके आप एक एफिशिएंटली आप जो है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो आए। उसके बाद आपका होम टू प्रोड्यूस, तो आपको किसके लिए प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ये सब जो आपके पास में इकोनॉमिक थ्योरी में आपको ये पढ़ने को मिलता है, आपको समझने को मिलता है, उसी इकोनॉमिक थ्योरी को जब आप अपने बिजनेस में प्रैक्टिस करते हैं, उसी इकोनॉमिक को अपने बिजनेस में लेकर के आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद द बिजनेस
प्रैक्टिस इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। जब आप अपने इस इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस में एज अ प्रैक्टिस करते हो, बिजनेस में आप इन्वॉल्व करते हो, बिजनेस में लेकर के आते हो, उसको हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है बच्चे, जरा समझिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में कहता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ, क्लियर है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, दो चीजों का इंटीग्रेशन है। दो चीजों किस इसका, एक आपका इकोनॉमिक थ्योरी और एक बिजनेस प्रैक्टिस जो बिजनेस में आप कर रहे हैं। उस इकोनॉमिक थ्योरी को जब आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कल के दिन आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपके माइंड में, आपके पास में इकोनॉमिक्स से नॉलेज है क्योंकि आप एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है, तो जो भी कुछ आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा, इस थ्योरी को आप वहां पर अप्लाई करेंगे। तो इसी को हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, और इसके साथ साथ में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी विद द बिजनेस प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ द फैसिलिटिंग। अब हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, हम इकोनॉमिक थ्योरी को हम बिजनेस के अंदर क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि एक बेटर डिसीजन ले सको आप फॉर्म के लिए, एक बेटर मैनेजमेंट कर सको आप फॉर्म में। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पर्पस क्या है आपका, आप इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस में लेकर आ रहे हो, पर्पस ऑफ द फैसिलिटिंग डिसीजन मेकिंग, आप एक अच्छा डिसीजन ले सको अपने बिजनेस से रिलेटेड, एंड द प्लानिंग बाय द मैनेजमेंट। अब बिजनेस में बहुत सारे आपको डिसीजन लेने होते हैं कि आपका आउटपुट लेवल क्या होना चाहिए, आप किस लेवल का प्रोडक्शन करें जिससे कि आपका जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो कितने यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, तो ये कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए आपको, ये आपका बिजनेस में डिसीजन है ना आपका, क्लियर है। इफेक्टिव आप डिसीजन तभी ले पाएंगे जब आप उसमें इकोनॉमिक थ्योरी को अप्लाई करेंगे, क्लियर है बच्चे। तो मेकिंग एंड द प्लानिंग बाय द मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट होता है और जो कि एक इकोनॉमिक्स आप कह सकते हैं, जो बिजनेस हायर करती है और वो इस चीज को मैनेज करती है एंड प्लान करती है बिजनेस को लेकर के। तो बेसिकली क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी मैंने बताया भी क्या होता है, विद बिजनेस प्रैक्टिस। और ये क्यों होता है, फॉर द पर्पस ऑफ द फैसिलिटिंग डिसीजन मेकिंग एंड द प्लानिंग बाय द मैनेजमेंट, क्लियर है बच्चे। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में कुछ फीचर्स हैं जो भी आपने पढ़ा, मीनिंग और फीचर, मतलब मान के चलो कि फीचर को मिला जुला करके हम मीनिंग क्रिएट करते हैं, तो आपको पास में फीचर भी यही जाने वाला है। क्या कह रहा है, इट इज अ कंसर्न विद द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है कि बेसिकली ये किस चीज से कंसर्न है कि आप यहां पर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करेंगे। इकोनॉमिक डिसीजन क्या होता है बच्चे, इकोनॉमिक डिसीजन क्या होता है, क्वेश्चन ये है। तो चलिए इसके बारे में भी समझते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया, सर ये इकोनॉमिक डिसीजन एक वर्ड आया है, इकोनॉमी इकोनॉमिक डिसीजन क्या है। तो बच्चे इकोनॉमिक डिसीजन के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहां पर है कि आप इसके बारे में कह सकते हैं, बिजनेस में चूज बिटवीन investing in new equipments or hiring more employed। बेसिकली हमारे पास में रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे पास जितना भी अवेलेबल है उसको हम बेटर यूटिलाइज करें। तो बेटर यूटिलाइज करने के लिए बेसिकली हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं जिसको हम इकोनॉमिक डिसीजन कहते हैं, जिससे कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर सकें, क्लियर है बच्चे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हम इसको इकोनॉमिक डिसीजन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पॉकेट में 100 रुपीज है और आपको मार्केट में जाकर के आपको फ्रूट्स वेजिटेबल कुछ भी आपको अपने घर के लिए लेकर के आना है, तो आप 100 रुपीज के तो ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो उसका। अब 100 रुपीज में आप बहुत सारी चीजें ले भी सकते हो, बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारी चीजें मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास में 100 रुपीज के। अब 100 रुपीज में आप चाहें तो आप कुछ फास्ट फूड आप कंज्यूम कर सकते हो, 100 रुपीज में आप वेजिटेबल ले सकते हो, 100 रुपीज में आप फ्रूट्स ले सकते हो, बहुत सारे आपके पास में ऑप्शंस हैं 100 रुपीज का।
तो बेसिकली आपको ये डिसीजन लेना है कि भैया आपको इस 100 रुपीज के साथ में क्या करना है, क्योंकि लिमिटेड है। अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा होता तो आपको कोई डिसीजन लेने की नीड नहीं थी, आप सब उठा के ले आते जो जो आपको चाहिए। लेकिन आपको चाहिए बहुत कुछ, उसमें से कुछ ही नीड फुलफिल होगी। आपकी नीड बहुत कुछ है लेकिन सारी फुलफिल नहीं होगी, उनमें से कुछ ही फुलफिल होंगी। तो फिर आपको यहां पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे किस नीड को फुलफिल करना है जिससे कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिले। क्लियर है? अगर आपको भूख लग रहा है तो जाहिर सी बात, आप 100 रुपीज में आप वेजिटेबल एंड बाकी चीजें लेकर के आएंगे जिससे आप अपने घर में पूरे परिवार के साथ आप खाना खा सकें एक वक्त का, क्योंकि आपको वही मैक्सिमम सेटिस्फाइड करेगा उस टाइम पे। तो बेसिकली आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है और अल्टरनेटिव यूजेस भी है। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव यूजेस में किस यूज में आप लेकर के आए जिससे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। क्लियर है? तो आप ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे अपने इस लिमिटेड रिसोर्सेज को यहां पर यूज करना है। इस डिसीजन को हम इकोनॉमिक डिसीजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म के पास में ऑप्शंस है कि वो एक नए मशीनरी, एक नए इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर दे, या फिर अपने उस पैसे से वो और एम्प्लॉय हायर कर ले। एक मशीनरी ज्यादा प्रोडक्शन लेवल प्रोड्यूस करके देगा, या सेम कॉस्ट में जितने एम्प्लॉय हायर करूंगा उससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर 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 एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिविटी करके देती है सेम कॉस्ट में, तो फिर एक फर्म एम्प्लॉय को ज्यादा हायर करेगा। अगर एक मशीन ज्यादा प्रोड्यूस करके देगी आपको, तो वहां पर एज अ फर्म वो क्या करेगा, उस मशीनरी को वो पे इन्वेस्ट करेगा। तो इसी को तो हम कहते हैं इकोनॉमिक डिसीजन, कि जो प्रॉब्लम अब चॉइस आपके सामने अराइज हुई है उसमें से सिलेक्शन करना, इसी को आपको इकोनॉमिक चॉइस कहते हैं। तो बेसिकली फीचर हम पढ़ रहे हैं यहां पर कि फीचर ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो कह रहा है इट इज द कंसर्न विद द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, कि आप कैसे इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे। ये आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स इसकी समझ देता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको सिखाएगा कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे बेटर यूटिलाइज करेंगे। तो यहां पर देखें, इट मींस द बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक चॉइसेस। देखो, इकोनॉमिक चॉइसेस हैं आपके पास में, एंड अलोकेशन ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज, अपने स्केयर रिसोर्सेज को आप किस तरीके से किस पर आप डिस्ट्रीब्यूट करें। इट इज अ गोल ओरिएंटेड एंड द प्रिस्क्रिप्टिव। बच्चे देखिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, बेसिकली गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड मींस कि एक बिजनेस का जो गोल है, बिजनेस का एक ही गोल होता है, ज्यादा गोल नहीं होते। उस बिजनेस का गोल होता है टू अर्न प्रॉफिट, और टू अर्न प्रॉफिट तो सारे प्रॉफिट अर्न करते हैं, मैक्सिमम बिजनेस प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसका जो गोल है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, तो एक बिजनेस का गोल होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। तो वो जो बिजनेस का गोल है कि भैया प्रॉफिट उसको मैक्सिमम हो, तो वो उसमें हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको समझ आएगी कि आप कितने यूनिट का प्रोडक्शन करें जिससे आपका कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, कितने यूनिट का प्रोडक्शन करें जिससे कि आपका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाए, कितने यूनिट का प्रोडक्शन करें जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ये नॉलेज आपको मिलती कहां से है? ये नॉलेज आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको मिलती है। क्लियर है बच्चे? एज अ फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कहां आपको अर्न होगा? वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस डिटरमिनेशन, आप कैसे प्राइस आप डिसाइड करेंगे? क्लियर है बच्चे? लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्या होने वाला है आपका? तो ये सारी चीजें आपको कहां समझने को मिलेंगी, कहां सीखने को मिलेंगी? आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में। और ये सारी चीजें क्यों इकोनॉमिक्स में सिखाई जाती है? क्योंकि एज अ बिजनेस आप जो है बेटर डिसीजन लेकर के अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करेंगे। जितनी एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज करेंगे, कम से कम वेस्टेज करेंगे, उतना ही आपका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगा। अपने रिसोर्सेज को अगर आप बेटर यूटिलाइज करते हैं, वेस्टेज कम से कम करते हैं, तो इसका क्या इंपैक्ट आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो आपका जो गोल है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, आप उसको अचीव करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर बेसिकली क्या है, ये गोल ओरिएंटेड है। एक बिजनेस के गोल को जो है अचीव करने में ये हेल्प करता है। इट डील्स विद द हाउ द डिसीजन शुड बी मेड बाय द बिजनेस इकोनॉमिक्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्लियर है बच्चे? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के डिसीजन से आप क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप अचीव करते हैं। क्लियर है? प्रैग्मेटिक, इट डील्स विद दोज एनालिटिकल टूल्स। बच्चे एनालिटिकल टूल्स किसे कहते हैं? एनालिटिकल टूल्स ये होता है, लाइक आपने स्टैटिक्स के बारे में सुना है, नहीं तो आपने पहले पढ़ा था, एक बिजनेस स्टैटिक्स है बेसिकली। वो क्या है? वो आपके पास में एनालिटिकल टूल्स है। स्टैट से आप क्या करते हैं? स्टैट से आप इजिली डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द पाई चार्ट, थ्रू द टेबुलर। स्टैट से बेसिकली आप क्या निकाल सकते हैं? एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं कि सबसे पॉपुलर डेटा क्या है स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। क्लियर है बच्चे? कलेक्शन ऑफ डेटा आप सीख सकते हैं कि डेटा को आपको किस तरीके कलेक्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे आपको ऑर्गेनाइज करना है, ये क्या है? ये स्टैटिकल टूल्स है।
क्लियर है बच्चे? स्टैटिकल एनालिसिस टूल्स, क्लियर है? इसके साथ साथ में आप प्रिडिक्ट एनालाइज टूल्स भी होते हैं। लाइक आप जो है आप स्टैटिक्स के अंदर एक टॉपिक है रिग्रेशन का, जिससे कि आज एआई परफॉर्म कर रही है। बेसिकली रिग्रेशन क्या होता है कि वो प्रिडिक्ट कर देता है कि इन फ्यूचर जो है कि किस तरीके से जो है चीजें रिस्पॉन्स करने वाली हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये सारे के सारे एनालिटिकल टूल्स हैं, और इन एनालिटिकल टूल्स को आप यूज कर करके आप अपने बिजनेस के गोल को आप अचीव करते हैं। क्लियर है बच्चे? डील्स विद द दोज द एनालिटिकल टूल्स विद द हेल्प इन द इंप्रूविंग द डिसीजन। क्लियर है बच्चे? अब नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि इसका स्वभाव कैसा होता है। तो अभी तक जो पढ़ चुके हो उससे काफी हद तक आपको समझ में आ चुका है कि इसका स्वभाव कैसा होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होता है, लेकिन जो मेजर पार्ट है ना बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से कवर होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे वाला इकोनॉमिक्स, छोटे वाला इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को डील करता है। मुझे इंडिविजुअल लेवल पे मेरे लिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि मुझे किस कम्युनिटी को बाय करना चाहिए, ये मेरा इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। ये मुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स में मुझे हेल्प करेगा। क्लियर है? आपने पढ़ा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। आपने इस टॉपिक को भी अच्छे से समझा है कि एज अ कंज्यूमर टू कमोडिटी कंजम्पशन कर रहा है तो फर्स्ट के कितनी यूनिट, सेकंड के कितनी यूनिट कंजम्पशन करे, उसको उसको सेटिस्फैक्शनेबल मैक्सिमम हो। तो बेसिकली मेरे जो इंडिविजुअल लेवल की जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है मेरे सामने, उसको उसको सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प करता है। क्लियर है? तो और एक फर्म भी एक एज अ इंडिविजुअल ही हो गया। तो मेजर पार्ट जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है वो बेसिकली किसके साथ में होता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स साथ में होता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर, वेयर द यूनिट ऑफ स्टडी इज अ फॉर्म, एक यूनिट की स्टडी होती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ कंसर्न विद द नैरोमेटिव। बच्चे एक नैरोमेटिव होता है, नैरोमेटिव मतलब क्या होता है कि नैरोमेटिव में एक थ्योरी होती है कि आपको क्या करना चाहिए। लाइक जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गए, अब ट्रैफिक रूल्स है कि आपको हेलमेट यूज करना चाहिए, अगर आप स्कूटी बाइक पे हैं तो आप दो ही लोग बैठेंगे। क्लियर है ना? तो ये क्या है, क्या करना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, नैरोमेटिव। ठीक है ना? तो नॉर्मेटिव का मतलब यही हुआ कि हमें क्या करना चाहिए। क्लियर है बच्चे? और एक होता है पॉजिटिव माइक्रो इकोनॉमिक। पॉजिटिव माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब है कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं। ट्रैफिक जो रूल्स हैं कि आपको ओवरटेक कैसे करना है, कहां पर आपको स्लो करना है, आपको जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे ही आपको अपनी गाड़ी रखनी है। ठीक है? तो ये सब चीजें क्या है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। मीन्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मीन्स क्या, एज ए बिजनेस में आपको क्या क्या करना चाहिए, वो गाइडलाइन होती है कि कैसे प्रोडक्शन आपको करना चाहिए, कितने बड़ा प्रोडक्शन करना चाहिए आपको बिजनेस के अंदर, कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करोगे, फिक्स कॉस्ट क्या है, संक कॉस्ट क्या है, ये सब आपके पास में जो है कि गाइडलाइन की तरह होता है। क्लियर है? और एक हो गया आपके पास में पॉजिटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये हो गया कि भैया ट्रैफिक रूल्स क्या हैं वो एक अलग चीज है, बट आप फॉलो क्या कर रहे हो, आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। तो ऐसे ही एक बिजनेस के लिए तो बहुत सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स ने बहुत सारे जो गाइडेंस दी हुई है, बिजनेस इकोनॉमिक्स ने बहुत सारे जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रूल्स बताए हुए हैं, बहुत सारी थ्योरी दी है, इकोनॉमिक थ्योरी दी है बिजनेस इकोनॉमिक्स ने एज अ बिजनेस के लिए। तो वो बेसिकली क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द नॉर्मेटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत सारे गाइडलाइन है जो कि एज अ बिजनेस के अंदर उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, एंड नॉट विद द पॉजिटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये नहीं कि जो बिजनेस कर रही है वही बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया। जो बिजनेस कर रही है, बिजनेस में मैं आप एक बिजनेस कर रहा हूं, मैं अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग मैं अलग डिसीजन ले रहा हूं, मैं कुछ अलग थ्योरी अप्लाई कर रहा हूं अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं बन जाएगा कि मैंने बिजनेस में अप्लाई कर दिया तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बन गया। क्लियर है? ये क्या हो गया, ये बेसिकली मेरे लिए पॉजिटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है कि ये एक तरीके के आपके पास में बिजनेस इकोनॉमिक थ्योरी है कि आपको बिजनेस के अंदर क्या क्या करना चाहिए। क्लियर है? तो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसल्ट किसके साथ में करता है, नॉर्मेटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स की आपको क्या क्या करना चाहिए, नॉट विद द पॉजिटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स कि आप क्या कर रहे हैं। इन द नॉर्मेटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट सेज व्हाट ही थिंक्स शुड हैपन रादर दैट व्हाट डज हैपन टू द फर्म, कि फर्म में क्या होना चाहिए इसकी बजाय कि फर्म में क्या हो रहा है। द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी कंसर्न द इटसेल्फ विद द पॉजिटिव इकोनॉमिक। जो ट्रेडिशन जो पहले से चलता आ रहा है वो अपने सरकमटेंसेस के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजंस लेते थे। ठीक है ना? इट कन्फाइंस द इटसेल्फ द डिस्क्रिप्टिव
Hypothesis attempting to the generalize about the relation among the different variables and not the passing the judgment about what the firm ought to do. तो जाहिर सी बात है कि अगर एज अ बिजनेस आप अपने अकॉर्डिंग और अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग कुछ डिसीजन ले रहे हैं बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई गाइडलाइन बन जाएगी या फिर ये बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाएगी। क्लियर है? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस शुड परस्यू एंड हाउ दे शुड बी सेट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है कि हम किस तरीके से एक बिजनेस के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या कह रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ कंसर्न विद द नॉर्मेटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका नेचर ऐसा होता है कि हमें बिजनेस में क्या क्या करना चाहिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द टेक्स द हेल्प ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चे क्या कहते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स टेक्स द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चे सिर्फ मैंने पहले बताया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स से इंप्लीमेंट नहीं होता है, कुछ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं बिजनेस के अंदर जो कि मैक्रो लेवल पे होता है। लाइक गवर्नमेंट ने अपने फिस्कल पॉलिसी में टैक्स से रिलेटेड कुछ डिसीजन बनाया, अब उसका जो है डिमांड कब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका सप्लाई कब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टैक्स का। तो एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में आप इस चीज को समझते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली क्या है आपका, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट था आपका, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपको इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि इसमें जो है एक मैक्रो लेवल पे मींस कि एक बड़े लेवल पे जो है गवर्नमेंट का एक इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये क्या करता है कि वो जो कि एक फर्म के कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट अगर टैक्स लगा रही है तो एक फर्म के कंट्रोल में नहीं है, तो वो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स गाइड करता है उसको, फर्म को। क्लियर है? तो क्या कहते हैं, टू एनालाइज द एक्सटर्नल कंडीशन विच आर द रिलेवेंट टू द बिजनेस। एक्सटर्नल इवेंट्स तो बहुत कुछ होते हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जो बिजनेस से रिलेवेंट करते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड है, वही बिजनेस इकोनॉमिक्स उसको अपने साथ में लेकर के चलता है। एलिमेंट ऑफ बिजनेस सिंस द दोस द कंडीशन आर द बियॉन्ड द फर्म कंट्रोल, फर्म में कंट्रोल से बाहर है, इट हैज टू द एडजस्ट इटसेल्फ टू द चेंजेस टू दिस कंडीशन टू द सर्वाइविंग एंड ग्रो। तो किस तरीके से बिजनेस को सर्वाइव करना चाहिए और ग्रो करना चाहिए। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? इट कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेकिंग इकोनॉमिक थ्योरी। बिजनेस इकोनॉमिक क्या है कि फोकस करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है कि जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो किस तरीके से हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड करें। एक होता है थियोरेटिकल पार्ट आप पढ़ रहे हो और एक होता है उसको प्रैक्टिकल करके देखना। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की कोशिश और एफर्ट्स ही रहता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर ऐसा रहता है कि जो आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है उसको आप एज अ प्रैक्टिकल अपने बिजनेस में आप अप्लाई करिए। तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड में उसको जो है इस्तेमाल, उसको अपने यूज में लेकर आइए, अपने प्रयोग में लेकर आइए। वाइल इकोनॉमिक थ्योरी ट्राइज टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड। बच्चे जो इकोनॉमिक थ्योरी है ना वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को, जो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को उसको सॉल्व करती है इकोनॉमिक थ्योरी। क्लियर है बच्चे? और बिजनेस इकोनॉमिक्स के एफर्ट से ये होता है कि आप अपने इकोनॉमिक थ्योरी को किस तरीके से आप बिजनेस में आप यूज करें। इवन अगर आप देखें कुछ चीजें ऐसे करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, मान लिया, लेट कर लिया, बट आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स उस कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी सॉल्व करता है। तो यही वही कह रहा है कि द कॉम्प्लिकेटेड थियोरेटिकल इश्यूज बिजनेस इकोनॉमिक्स ट्राइज टू इंट्रोड्यूस द कॉम्प्लिकेशंस विच द इकोनॉमिक्स इग्नोर बाय द अज्यूमिंग देम टू द कांस्टेंट। कुछ इकोनॉमिक्स उसको अज्यूम कर लेते हैं कि भैया कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल आप डिमांड भी पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, तो आप पढ़ते हैं अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, पढ़ते हैं ना। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर इन सब चीजों की जो कि कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं इसकी भी आपको स्टडी करवाते हैं। तो टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेकिंग ऑफ द, बेसिकली इसका हेडिंग क्या बनेगा, और मेकिंग ऑन द इकोनॉमिक थ्योरी मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड, कि जो आपकी इकोनॉमिक थ्योरी है बेसिकली वो क्या हो जाए, उसको आप बिजनेस के अंदर अप्लाई करें। क्लियर है? तो बच्चे कुछ पार्ट्स हैं आपके ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के, आपके नेचर है। नेक्स्ट क्लास में आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स समझा था, मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझा था, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। दो टॉपिक आज की क्लास में कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन ये है कि सर सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है।
तो बच्चे सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स मींस क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की इसमें आपको फीचर्स बतानी है, इसमें आपको विशेषताएं बतानी है। फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास में लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था हमने, हाँ जी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट कहता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स in order to make the manager a competent model builder, business economics provides the number of tools. First of all, number of tools and techniques क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिएगा बच्चे, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स में नंबर ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है, सर ये नंबर ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है? ऑलरेडी आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ टूल्स एंड टेक्निक। तो नंबर ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है? तो फर्स्ट आपके पास में बच्चे है डिमांड एंड सप्लाई एनालाइज, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, जिसमें आपने डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस में डिमांड में आपने क्या पढ़ा था? डिमांड में आपने बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर समझा, और सप्लाई के केसेस में आपने बिहेवियर ऑफ फर्म को समझा। डिमांड में आपने समझा बेसिकली डिमांड में क्या कंसीडर होता है एंड सप्लाई में क्या कंसीडर होता है। आपने डिमांड एंड प्राइस के बीच में रिलेशंस को समझा, एंड प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में रिलेशन को समझा। इसमें आपने समझा कि देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गिवन गुड्स एंड डिमांड, एंड देयर आर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स एंड सप्लाई। तो आपके पास में नंबर एंड टूल्स एंड टेक्निक्स बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई एनालाइज है। इसके साथ में थ्योरी, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके साथ में सिर्फ ये आपका बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं लेता है, कुछ आपके पास में लाइक रिग्रेशन एनालाइज, रिग्रेशन एनालाइज। अब बच्चे रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? आप बिजनेस स्टैटिक्स के अंदर आप लोग इस चीज को आप लोग पढ़ रहे हैं कि बच्चे रिग्रेशन एनालाइज में बेसिकली क्या होता है कि एक दो इवेंट होते हैं, एक में अगर कोई चेंजेस आता है तो उसका इफेक्ट दूसरे पर भी पड़ता है, लाइक प्राइस एंड डिमांड। अगर प्राइस में चेंज आएगा तो उसका कमोडिटी के डिमांड पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो एक से जब दो चीजें हैं वो आपस में किसी न किसी तरीके से रिलेट करते हैं, तो उसके जो चेंजेस रिलेशंस को ऑब्जर्व करता है कि भैया अगर एक में चेंज आ रहा है तो किस रेट से दूसरा रिएक्ट कर रहा है। उस चेंज रेट को ऑब्जर्व करने के बाद ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि भैया अब आगे अगर एक में चेंज आएगा तो दूसरा कैसे रिएक्ट करेगा। तो पहले से आप उसके लिए अवेयर हो सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं, जो कि आप किसमें पढ़ते हैं? रिग्रेशन एनालाइज में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ में आप मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर में आप परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ते हैं कि इसमें एक फर्म किस तरीके से प्राइस को एक्सेप्ट करती है, इसमें कंपटीशन के लेवल किस तरीके से रहता है। फर्म एक प्राइस मेकर नहीं होता, प्राइस टेकर होता है। उसके बाद मोनोपोली मार्केट को आप पढ़ते हैं, ओलिगोपोली मार्केट को आप पढ़ते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट को आप पढ़ते हैं। आप इस चीज को समझते हैं कि भैया कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपको करना चाहिए, कहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट को जीरो होता है, उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होगा, और कहाँ पर आपको बहुत एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये कहाँ से आपको समझ में आता है? ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के टूल्स है। तो टूल्स एंड टेक्निक्स में आपका रिग्रेशन एनालाइज हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर आपके पास में हो गया बच्चे, और डिमांड एंड सप्लाई एनालाइज हो गया। ये सारे के सब क्या है आपके पास में? टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। क्लियर है बच्चे? और बच्चे इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं, यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो ये इसको हम टूल्स एंड टेक्निक्स बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं? इन ऑर्डर टू मेक द मैनेजर अ कॉम्पिटेंट मॉडल बिल्डर। कॉम्पिटेंट मीन्स होता है बच्चे सक्षम। क्लियर है? एक मैनेजर जो है वो एक सक्षम मॉडल बना सके एक बिजनेस के लिए, एक एफिशिएंट मॉडल क्रिएट कर सके एक बिजनेस के लिए। उसके लिए उसको क्या करता है? वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करता है। क्लियर है? तो एक कभी भी कोई बिजनेस अगर रन होता है एक बड़े स्केल पे, तो उस पर देखेंगे आप स्टैटिक्स का यूज होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी उस पर होगी, कॉस्ट एनालाइज करेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम
डिमांड एंड सप्लाई एनालाइज करेंगे। तो इन सब को साथ में लेकर के चलते हैं, तब कोई बिजनेस के लिए एक बेटर स्ट्रेटेजी आप डेवलप कर सकते हैं। तो एक सक्षम मॉडल, एक कॉम्पिटेंट मॉडल क्रिएट करने के लिए एक मैनेजर को बिजनेस इकोनॉमिक्स के नंबर ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है। विद देयर हेल्प, किसका हेल्प? टूल्स एंड टेक्निक्स। विद देयर हेल्प द मैनेजर कैन कैप्चर द एसेंशियल रिलेशनशिप that the represent the real situation and the eliminating the relative less the important details। अब बच्चे असेंशियल रिलेशनशिप क्या है? असेंशियल रिलेशनशिप किसे कहते हैं बच्चे? असेंशियल रिलेशनशिप के अंदर बेसिकली लाइक प्राइस एंड डिमांड की थ्योरी, प्राइस एंड सप्लाई की थ्योरी, इसके साथ साथ में आप किस तरीके से अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, एक फर्म अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है। तो जब उसका मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट इक्वल होगा तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो ये जो सारे के सारी थ्योरी है, ये सारी चीजें क्या है? एक असेंशियल रिलेशनशिप के अंडर में कंसीडर होती है। तो एक बिजनेस के लिए जो असेंशियल रिलेशनशिप है वो मैनेजर क्या करता है? उसको बिजनेस पे इंप्लीमेंट करता है, और जो जो लेस असेंशियल है उसको क्या करता है? उस थ्योरी को वो उससे बाहर करता है, उस स्ट्रेटेजी को अपने बाहर करता है। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो बताएं। अब बच्चे यहां पर आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट आर द नीडेड फॉर द एनालाइज ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम। तो बच्चे बिजनेस इकोनॉमिक्स ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देगा, ऐसे बहुत सारी थ्योरी देगा जिससे कि आप अपने बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब बिजनेस प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? आपके माइंड में क्वेश्चन है बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम में बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आती है राइजिंग प्राइस का, कि भाई अगर आप इनपुट्स, अगर आप कुछ इस तरीके से ले लेते हैं जिससे कि आपका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाए, तो आपको प्राइस भी काफी हाई करना पड़ जाएगा, और जिसकी वजह से आप मार्केट में कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस ही तो है बच्चे। क्लियर है? तो प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस को आप समझ रहे हैं अच्छे से? क्लियर है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं बिजनेस के लिए, कि किस तरीके से वो फाइनेंस अपने बिजनेस के लिए कैपिटल को वो अरेंज करे। ये सब चीजें क्या है? ये बिजनेस प्रॉब्लम में आती है। बिजनेस प्रॉब्लम्स को बेसिकली क्या करते हैं? टैकल कैसे करते हैं आप? विद द हेल्प ऑफ द थ्योरी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये कहता है आपसे बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो क्या प्रोवाइड करता है? मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करता है दैट आर नीडेड, जिसकी जरूरत और आवश्यकता कहां पड़ती है? एनालाइज बिजनेस प्रॉब्लम। जो बिजनेस के सामने जो उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो एक को कंपटीशन को फेस करता है, कि वो उसको कंपटीशन में किस तरीके से उसको अपने प्राइस को रखने हैं, अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को उसको कैसे समझना है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, उसको अपने मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए उसको कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो रिवेन्यू थ्योरी। तो एक बिजनेस जो है, बिजनेस में बहुत सारी जो है बिजनेस प्रॉब्लम्स आती हैं, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपकी होती हैं, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ साथ में राइजिंग कॉस्ट होता है, कंपटीशन प्रॉब्लम्स होता है, मार्केट होता है, और कस्टमर रिलेशंस होता है। कि एक अगर आपने किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल किया, तो अगर आप उसको सही से सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो एक कस्टमर रिलेशंस खराब हुआ, जिससे कि बेसिकली एक मेन कस्टमर ही आपके लिए एक एडवर्टाइजमेंट होता है। तो ये सारे जो बिजनेस के अंदर बिजनेस प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सबको प्रोवाइड करने के लिए कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करती है आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओवर द ईयर दीज कॉन्सेप्ट हैव प्रूव्ड देयर द वर्थ इन द सॉल्विंग ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द मैनेजरियल प्रॉब्लम। और अभी तक तो इन सभी बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू इन सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व किया गया है। वेरियस कॉन्सेप्ट लाइक द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, fixed and the variable cost, short and the long run cost help in the understanding and the solving the decision problem। तो ये कुछ थ्योरी है जिससे कि आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। अब आप कहेंगे सर वेरिएबल कॉस्ट कौन सा डिसीजन लेते हैं? तो आप देखिएगा एक फर्म को कहां पर बंद कर देना चाहिए, शट डाउन पॉइंट, आप परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि आपका जो है वेरिएबल कॉस्ट का क्या रोल है। क्लियर है बच्चे? फिक्स कॉस्ट का क्या रोल है, लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है, ये सब चीजें आपको जो है कॉस्ट के चैप्टर आपको पढ़ाया गया। तो ये सब चीजें क्या है? बेसिकली एक बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको इन सभी थ्योरी के और इन सारी ये सारे कॉन्सेप्ट है जिससे कि आपको एक हेल्प करती है, जिससे कि आप अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द हेल्पफुल इन द मेकिंग द डिसीजन। तो बच्चे बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली आपको मदद करती है, सहायता करती है किस चीज में? आपके बिजनेस डिसीजन में। एज द फॉलोइंग, व्हाट शुड द
प्रोडक्ट मिक्स। बच्चे प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स का मतलब ये होता है आपके पास में कि जिस टाइप का प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी रेंज क्या रखने वाले हैं। मीन्स कितने नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन करने वाले हैं, कितने वैरायटीज इसमें लेकर आने वाले हैं, कितने इसमें मॉडल लेकर आने वाले हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं, कि आपके प्रोडक्ट की रेंज क्या रहने वाली है, क्या कितने टाइप्स के इसमें कलर। एक मोबाइल आता है तो उसमें 3 कलर्स आ रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। क्लियर है बच्चे? कितने क्वांटिटी आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसका साइज क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? डेप्थ मींस कि उसके अंदर कलर कौन कौन सा रखोगे, उसके अंदर मॉडल कौन कौन सा रखोगे, तो ये सब चीजें क्या है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। तो एक बिजनेस के अंदर एक मैनेजर को डिसीजन लेना होता है, एक इकोनॉमिस्ट को डिसीजन लेना होता है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड कर लिया आपने, बट उसका क्या साइज रहने वाला है, उसका क्या रेंज रहने वाला है, कितने यूनिट का प्रोडक्शन करने वाले हैं, कितनी वैरायटी का प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो ये एक डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से आप डिसीजन को इजिली ले पाते हैं। विच इज द प्रोडक्शन टेक्निक एंड द इनपुट्स मिक्स। इनपुट मिक्स में बच्चे क्या होता है कि आप रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन कैसे लेने वाले हैं। इनपुट मिक्स मीन्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, लाइक आप लेबर कितना यूज करने वाले हैं और आप अपना कैपिटल क्या यूज करने वाले हैं। क्लियर है बच्चे? आप लैंड कितना रखने वाले हैं अपने लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट मिक्स बोलते हैं। दैट इज द नॉट एफिशिएंट। व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ द आउटपुट एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमारे आउटपुट का लेवल क्या होना चाहिए, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखूं, क्योंकि मुझे अपने अपने कॉम्पिटिटर को भी देखना है कि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और उसके प्राइस क्या है। अगर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर है तो मैं कुछ प्राइस शायद ऊपर रख सकता हूं, अदरवाइज अगर मेरा सेम प्रोडक्ट है, मैं सेम सब्स्टिट्यूट ही अगर प्रेफर कर रहा हूं तो हमको सेम प्राइस रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं हो कि अगर मैंने मार्केट के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व नहीं किया, मेरा प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी कंपटीटर से कम है, मेरा प्राइस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मैं बहुत बड़े लॉस में चला जाऊंगा, बिजनेस मेरा जो है शट डाउन हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर से समझना होता है। हाउ टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे लेना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट कैसे लेना चाहिए, इसमें आपने एक टॉपिक भी पढ़ा है मार्जिनल इन्वेस्टमेंट का, कि हम जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन ले रहे हैं, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा अगर मुझे रिटर्न मिल रहा है मेरे मशीनरी से, लाइक मैं एक मशीन लेकर के आया और मुझे इस पे 10,000 रुपीज एवरी मंथ मुझे बैंक को एज अ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और मैं इसे अर्न ही 8,000 रुपीज पर मंथ कर रहा हूं, तो मुझे ये मशीन नहीं लेनी चाहिए थी। और अगर मैं कमाए से 50 जा रहा हूं और मुझे इंटरेस्ट से 10,000 रुपए जा रहा है, तो फिर बच्चे मुझे मशीन लेनी चाहिए थी। तो ये बेसिकली आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये थ्योरी आपको पढ़ने को मिलती है। What should be the level of the output price and the product? How to take the investment decision? What should be the right price of the good or the services? आप जो प्राइस सिर्फ गुड्स की नहीं होती है, सर्विसेज की भी होती है। तो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की क्या प्राइस होनी चाहिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प मैनेजर टू टेक द करेक्ट डिसीजन। बिजनेस इकोनॉमिक्स किसकी मदद कर रहा है? एक मैनेजर की हेल्प कर रहा है टू टेक द करेक्ट डिसीजन, सिंस दे कैन एनालाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ लॉजिकली एंड द रैशनली। तो बच्चे आप देखिएगा, मैनेजर मैनेजर वर्ड आ रहा है। जनरली आप क्या होगा, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो ग्रेजुएट होने के बाद अगर आप एमबीए करते हैं तो एमबीए के अंदर आपके पास में अलग अलग फील्ड्स आ जाती है। चाहे वो आप अकाउंटिंग में करें, चाहे वो फाइनेंस में करें, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स में करें, आप डेटा एनालाइज में करें, आप चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स में करें। तो बेसिकली आप जब आप कैट का एग्जाम देंगे, कैट के एग्जाम से एक आपके पास में आईआईएम के आपको कॉलेजेस एमबीए करने को मिलेंगे, जहां पर ये चीजें आपको और डेवलप की जाएंगी आपके अंदर। और उसके बाद फिर आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट भी होती है। मतलब एवरेज पैकेज 24 लाख रुपीज तो आपका है ही, अगर आईएम से अगर आप एमबीए करते हैं। और उस पर आप एज अ मैनेजर जाएंगे, तो एज अ मैनेजर जाएंगे तो आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा, अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स में किया हुआ है आपने, तो आप ह्यूमन रिसोर्स को आप जो है वहां पे किस तरीके से आपको डेवलप करना है। अब बच्चे हम आते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्या स्कोप है? ऑब्वियसली अभी तक आप मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ चुके हो, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ चुके हो, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझ चुके हो। तो यहीं से आप स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में समझ चुके हैं कि इसका कहां पर क्या स्कोप है। अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो आप ये कहते हैं भाई इसका क्या स्कोप है, मतलब कहां इसका मैं यूज कर सकता हूं। तो ऐसे बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है? द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द वास्ट। भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है। क्लियर है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप माइक्रो में भी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिक्स भी आता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अकाउंटिंग भी आता है।
तो भैया बहुत वास्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स को, सिर्फ आप अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को बिजनेस इकोनॉमिक्स समझ के बैठे हैं तो ये आपकी अपनी भूल है, अदरवाइज बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है। It includes the economic theory, microeconomics, as well as the macroeconomics, operation, research, statistics, mathematics, and the theory of the decision making. अब मैथमेटिक्स में आप बोलोगे कहां से भैया इकोनॉमिक्स आ गया? भैया बिजनेस मैथमेटिक्स में क्या है आपका? बिजनेस मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस आप करते हैं कैलकुलस के अंदर कि भैया आपके पास में किस लेवल का आपका प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे कि आपका प्रॉफिट मैक्स, कितने यूनिट का प्रोडक्शन करे जिससे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप वहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स आप फाइंड करते हैं। इसके साथ साथ में इकोनॉमिक्स ड्रॉ फ्रॉम द फंक्शनल एरियाज ऑफ द मैनेजमेंट लाइक द प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एटसेट्रा आर द प्रोफेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स। एक प्रोफेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, has to the integrate the concept and the method from the all these disciplines and the functional areas in order to the understand and the analyze the practical business problem। तो एक जो हमारे पास में एक प्रोफेशनल होता है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का होता है, वो क्या करता है, वो इंटीग्रेट करता है कॉन्सेप्ट एंड मेथड फ्रॉम द ऑल दिस डिसिप्लिन, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के, चाहे वो बिजनेस स्टैटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस मैथ्स हो, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, इन सब से क्या करता है वो दिस डिसिप्लिन एंड द फंक्शनल एरिया से इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द प्रैक्टिस बिजनेस प्रॉब्लम। तो बिजनेस प्रैक्टिकल जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम्स है उसको क्या करता है, वो उसे रिजॉल्व करता है और उसे एनालाइज करता है। अब आगे आप जाके देखेंगे द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, तो क्या क्या स्कोप है इसके अंदर? ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होता है? व्हेन एम आर इक्वल्स टू एम सी, और इसके अगर एक एडिशन यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे अगर हम, तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए? राइज होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो मेरे पास में जो मुझे कंडीशन मिला, ये रूल्स मुझे मिले कि एक फर्म कैसे रियलाइज करेगा कि भैया उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है, इससे और ऊपर प्रॉफिट वो गेन नहीं कर सकता है, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स ने मुझे दिया है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म, कि फर्म का एक ऑब्जेक्ट होता है कि भैया वो जो है सोसाइटी के साथ में वो सोसाइटी का वेलफेयर करे, अपने पर्सनल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। तो दोनों ही जो एक फर्म का एम होता है जो उसको आप अचीव कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स। डिमांड एनालाइज एंड द डिमांड फोरकास्टिंग, बच्चे डिमांड एनालाइज करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के हेल्प से। आप डिमांड को एनालाइज करते हैं कि डिमांड पैटर्न क्या है, किस टाइप की कम्युनिटी का डिमांड हो रहा है। क्लियर है बच्चे? अगर डिमांड किसी टाइप की आपने चीजें प्रोड्यूस करा और आपने देखा कि लैक ऑफ डिमांड है, उसकी डिमांड हो ही नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं आपने पैटर्न को समझने में आपने मिस्टेक कर दिया है। तो डिमांड एनालाइज करता है कि भैया जिस टाइप के गुड्स का डिमांड हो रहा है, अगर आप उस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो आप इजिली अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं। एंड द डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग मतलब कि इन फ्यूचर में इसकी क्या डिमांड रहने वाली है, उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स के हेल्प से आपको पहले प्रिडिक्ट आपको किया जाता है। एंड प्रोडक्शन एंड द कोस्ट, तो प्रोडक्शन एंड द कोस्ट में आप इस बात को समझते हैं कि कोस्ट में तो आप समझेंगे किस तरीके से आपका जो है मार्जिनल कोस्ट का बिहेवियर होता है, एवरेज कोस्ट का बिहेवियर होता है। और इसके साथ साथ में प्रोडक्शन में आपने पढ़ा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है आपने, कि भैया एक फर्स्ट स्टेज पर आपका जो है इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, उसके बाद जब आपका वेरिएबल फैक्टर आप लगाते चले जाओगे तो आपका डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेगा, फिर आपका एक टाइम पे नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। तो जो ये थ्योरीज है आपका प्रोडक्शन इन द कोस्ट को समझने के लिए, यहाँ पर प्रोडक्शन एंड कोस्ट के अंदर अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोस्ट आप डिसाइड कर रहे हैं, उसके अंदर इकोनॉमिक्स का स्कोप है। मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है? वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। अब इसको आपने पढ़ा है प्राइस डिटर्मिनेशन इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मार्केट इक्विलिब्रियम आपको अगर आपको करना है तो वो किस स्टेज पे आके होगा? ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप से आपको समझ में आएगा। प्राइसिंग एंड द आउटपुट इन अ डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, प्राइसिंग क्या होने वाली है, आउटपुट क्या होने वाला है, और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट फॉर्म में क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मार्केट फॉर्म्स होते हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, प्रॉफिट एंड सेक्टर। ये सारे के सारे क्या है बच्चे? स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो ये सारे के सारे गोल को अचीव करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म एंड डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एनालाइज एंड डिमांड फोरकास्टिंग एंड प्रोडक्शन एंड द कोस्ट, और मार्केट इक्विलिब्रियम, प्राइसिंग एंड आउटपुट इन डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स एंड प्रॉफिट। क्लियर है बच्चे? ये सारे क्या है? ये आपके स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो ये सारी चीजें एक आपके पास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसको आप अपने लैंग्वेज को आप एक्सप्लेन भी करेंगे और ऑलरेडी कुछ चीजें पहले आपको एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।
डियर स्टूडेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन के आज आपके लास्ट क्लास है, यूनिट 1 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का कहाँ कहाँ पर यूज है, क्या इसका इस्तेमाल है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में इसको आप यूज करते हो। तो इसको कहेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसा कि नाम से क्लियर है कि भैया एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। तो इसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑलरेडी इसके हमने इंट्रोडक्शन में, डेफिनेशन में, फीचर में, स्कोप में, हमने नेचर में, हमने सब जगह पे हमने इस बात को समझ लिया है कि किसी बिजनेस के अंदर बेसिकली बहुत सारे जो हैं हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस में हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि लाइक हम डिसीजन से रिलेटेड, एक बिजनेस में जो है कॉस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करें, हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करें, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में है तो यहाँ पर प्राइस स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, हम मोनोपोली मार्केट में है तो यहाँ पर आउटपुट लेवल और प्राइस स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट में तो मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, प्राइस स्ट्रेटेजी हो गया, आपके पास में इनपुट मिक्स हो गया, आपके पास में प्रोडक्ट मिक्स हो गया। प्रोडक्ट मिक्स मतलब कि मैं अपने प्रोडक्ट को कितना एक्सपेंड करूं, क्या साइज रखूं इसका और कितने वैरायटी रखूं। इनपुट मिक्स मीन्स कि मैं लेबर एंड मशीनरी का क्या कॉम्बिनेशंस रखूं। तो ये बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें जो है डिसीजंस लेने होते हैं, जिन डिसीजंस को लेने में हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है, हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स थ्योरी देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे तो क्या कहता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को यूज करती है, दोनों को अप्लाई करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स किस किस चीजों को अप्लाई करती है, माइक्रो इकोनॉमिक को भी अप्लाई करती है और किस किस को अप्लाई करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी अप्लाई करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी अप्लाई करती है। प्रिंसिपल टू बिजनेस, तो बच्चे दोनों प्रिंसिपल्स देती है हमें, दोनों हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस देती है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी एक बिजनेस में। टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग, जिससे कि हम बिजनेस में डिसीजन ले सकें। इट हेल्प्स अ बिजनेस अंडरस्टैंड द मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन ऑब्वियसली मैंने बता दिया आपको कि आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में हैं, या आप मोनोपोली मार्केट में हैं, या मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, या ओलिगोपोली मार्केट में है। हर टाइप्स के मार्केट में प्राइस जो है उसका डिसीजंस अलग होते हैं, आउटपुट लेवल किस तरीके से आप डिटरमाइन करें, हर मार्केट में अपना एक अलग बिहेवियर होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट कंडीशन को समझने में आपको हेल्प करेगी। कंज्यूमर बिहेवियर, आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में आपको हेल्प करेगी कि भाई कंज्यूमर के डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, लाइक प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कंज्यूमर्स इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। क्लियर है बच्चे? पॉपुलेशन, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर के डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करने को मिलेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट में और प्रोडक्शन में आपको समझने को मिलेगा। एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिस पे कंट्रोल एक बिजनेस का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी और स्ट्रैटेजी बना रही है तो उस पर एक बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट को लग रहा है कि भैया इससे दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, वाटर पॉल्यूशन तो है ही यमुना, दिल्ली में हम लोगों के नसीब में यमुना होने के बाद भी हम यमुना का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों के नज़दीक में ही है यमुना। काश ऐसा होता कि भैया हमें वीकेंड में हम जा रहे हैं, यमुना के किनारे बैठे हुए हैं, वहाँ पर हम नहा रहे हैं, वहाँ पर फैमिली के साथ में गए हुए हैं और पूरा अच्छी तरीके से व्यूज़ है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो एक वीक के अंदर बहुत दूर अगर जाने के हमारे पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम 2-4 घंटे के लिए समय निकाल के संडे वगैरह हम जो है जा सकते थे। लेकिन वो भी नहीं हमारे लिए बचा हुआ। एयर की क्या कंडीशन है आपको पता है। गवर्नमेंट दोनों से रिलेटेड कुछ एक ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशंस बना दे, उस पर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं। गवर्नमेंट को स्ट्रैटेजी बना दे इनपुट से रिलेटेड, और शुगर केन से रिलेटेड गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऊपर कर दे, तो ऑब्वियसली इनपुट का प्राइस बढ़ जाएगा हमारे लिए, अगर हम किसी ऐसे बिजनेस के अंदर है जहां पर हम जो है शुगर का यूज करते हैं। तो बच्चे ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं।
तो जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है। एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोफिलिटी एंड ग्रोथ, हेयर आर द सम की एप्लीकेशन अबाउट द बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो अभी ऊपर तो सिर्फ बेसिकली आपको एप्लीकेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब बताएं कि एक बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल का यूज कर करके आपको डिसीजन मेकिंग के लायक बनाता है। उसके बाद आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में आपको हेल्प करता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके आपके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उसको आप पहले से ही समझ सकते हैं। इन सब के लिए आपको जो है प्रिपेयर करता है और उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को समझाता है आपको, एंड कंज्यूमर बिहेवियर को समझाता है। तो इन सब जगह पर आप बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज करते हो अपने बिजनेस के अंदर। अब बच्चे यहां पर बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई एनालाइज। डिमांड एंड सप्लाई एनालाइज फर्स्ट एप्लीकेशन इसका क्या है, डिमांड सप्लाई एनालाइज। आपको पता है कि प्राइस किसी प्रोडक्ट का डिसाइड किस स्टेज पे होता है, वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई एनालाइज से आप जो है बेसिकली प्राइस डिटर्मिनेशन आप समझते हैं कि बेसिकली अगर डिमांड बढ़ गया तो फिर प्राइस भी इंक्रीज होगा। अगर डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं बट सप्लाई कंपेरेटिवली ज्यादा बढ़ गया तो प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज होंगे तो प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो गया, सप्लाई थोड़ा कम डिक्रीज हुआ तो प्राइस फॉल होगा। डिमांड कम डिक्रीज हुआ, सप्लाई ज्यादा डिक्रीज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में आप लोगों ने समझा था कि बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का किसी प्रोडक्ट के प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये कह रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई एनालाइज करने में आपको जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर डिमांड एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस। तो कंज्यूमर डिमांड को समझने में कि भाई कंज्यूमर डिमांड क्या होता है, एक क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी जिसको कंज्यूमर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में और प्राइस पर बाय करने के लिए रेडी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड कहते हैं। और उस डिमांड को अफेक्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, वो फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस एज वेल एज द सप्लाई कंडीशंस हेल्प्स द बिजनेस ऑप्टिमाइजिंग द प्राइस स्ट्रेटेजी। तो बिजनेस के प्राइस स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, आप समझते हैं, इसका मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोगों ने पढ़ा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर ईडी की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब बच्चे ये है यहां पर कि प्राइस में जितना भी चेंज आएगा उसका ट्वाइस चेंज क्वांटिटी डिमांड में आएगा। तो यहां पर अगर प्राइस 10% राइज हो गया तो मैं समझ गया कि भैया अगर ईडी इस प्रोडक्ट की 2 है और प्राइस 10% राइज हो गया तो ट्वाइस इसकी क्वांटिटी डिमांड में अफेक्ट आएगा। इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर 10% प्राइस राइज हुआ तो 20% इसकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। तो मुझे पहले से ही मुझे मालूम है, प्राइस बढ़ते मुझे मालूम पड़ गया कि भैया डिमांड कितनी कम होने वाली है, तो 20% मैं अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करके रखूंगा, उसको पहले से कम रखूंगा। एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग, तो इन सब चीजों में आपके पास में क्या कहता है, डिमांड एंड सप्लाई एनालाइज, कॉस्ट एनालाइज एंड प्राइसिंग डिसीजन। तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कॉस्ट चैप्टर। तो कॉस्ट चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ा आपने, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, और टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आपका जो है टोटल कॉस्ट होता है। आपने यहाँ पर इस चीज को भी समझा था कि बेसिकली आपके पास में एक फॉर्म के अंदर अपने मार्जिनल कॉस्ट आपका किस लेवल पे आपका मिनिमम होगा, मार्जिनल कॉस्ट का इनिशियल बिहेवियर क्या होता है, वो आप जैसे जैसे प्रोडक्शन करोगे वैसे वैसे मार्जिनल कॉस्ट आपका रिड्यूस होने लग जाता है। तो आप प्रोडक्शन करते चले जाते हो, एक टाइम आएगा जब आपका मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगा। तो बेसिकली आपके लिए ये कॉस्ट एनालाइज बताता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स असिस्ट इन द एनालाइजिंग द कॉस्ट, कि आपका मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर कैसा रहने वाला है, एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर कैसे रहने वाला है, एंड बोथ द फिक्स एंड द वेरिएबल द डिटरमाइन द बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। भैया जब तक आपको अपने फर्म के कॉस्ट का आइडिया नहीं है, आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट का आपको बारे में नहीं पता कि आपका कॉस्ट क्या है, और उस कॉस्ट को जब तक आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं तब तक अपने प्राइस की स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते हैं। अब लाइक मैंने एक प्रोडक्ट बनाया नहीं है और मैं इसके प्राइस की स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैं 10 रुपीज प्राइस की स्ट्रेटेजी बना लेता हूं, पता लगा मेरे इसको बनाने का खर्चा ही 12 रुपए का आ गया, तो ये स्ट्रेटेजी तो गलत है ना। तो इसलिए कॉस्ट पर सबसे पहले आपको जो है ये हेल्प करता है कॉस्ट एनालाइज में। जब आप कॉस्ट एनालाइज कर लेते हैं, अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेते हैं, तो उससे आपके लिए आपकी प्राइस स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ईजी हो जाता है। और इसलिए कॉम्पिटेटिव पीरियड चल रहा है ये सारा, और कॉम्पिटेटिव टाइम में आप चाहेंगे कि आपके प्राइसेस जो है कॉम्पिटेटिव से जो है लो रहे, उसके लिए आपको अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो करने के लिए आपको कॉस्ट एनालाइज कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि कॉस्ट चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। प्राइसिंग डिसीजन,
Business economics assist in the analyzing the cost, both the fixed and the variable, to determine the best pricing strategies that ensure that the business can cover the cost and the generate the profit. क्लियर है बच्चे कि बिजनेस अपना जो है कॉस्ट को कवर करे और प्रॉफिट को जनरेट करे. ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आप लोगों ने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और आप लोगों ने जो है अबनॉर्मल लॉसेस, ये तीनों कंडीशन आपने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपने पढ़ा, जिसमें कि आपने मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस और आपने एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से आप लोगों ने पढ़ा. क्लियर है बच्चे कि कब शट डाउन पॉइंट आता है, कब आपका जो है सरप्लस प्रॉफिट होता है, मतलब सुपर प्रॉफिट एक बिजनेस अर्न कर रहा होता है, वो सब केसेस आपने जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिस्कस किया हुआ है. तो ये सब चीजें जो है आपको बेसिकली क्या करता है, कॉस्ट एनालाइज और प्राइसिंग डिसीजंस में आपको ये हेल्प करता है. मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस. मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और आपका जो है ओलिगोपोली मार्केट. ये 4 मार्केट है. अभी आपके कंटेंट में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की वीडियो है. अभी मैं इसको पहले यूनिट 1 को इस वीडियो के साथ में कंप्लीट कर दूंगा. उसके बाद मैं फिर से थोड़ी देर के बाद या शाम को क्लास लेने आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपका 2 मार्केट, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक भी डिस्कस करूंगा. मान के चलिए कि संडे से पहले पहले मैं आपका मार्केट भी कंप्लीट कर दूंगा. अब पूरा फोकस आप लोगों के ऊपर कि जल्दी से आप लोगों का कोर्स को जो है वाइंड अप किया जाए. तो फिर मैं उससे पहले आप लोगों का मार्केट जो है कंप्लीट करने वाला हूं संडे से पहले पहले या संडे तक में लगा करके. क्लियर है? तो सारे हमारे पास में पूरे 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद 5वां यूनिट रह जाएगा हमारे पास में, जिसको मैं बड़ी तेजी से कंप्लीट करूंगा, जिससे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दूंगा. उसके बाद फिर आप लोग उसको पढ़ते रहे. जो डाउट्स हैं डाउट्स को हम डिस्कस करेंगे. अब बच्चे प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन. It involves the studying the production process, identify the optimum resources utilization. बच्चे प्रोडक्शन के बारे में आपने 2 चीजें पढ़ी हैं. रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जिसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, एंड रिटर्न्स टू अ स्केल. 2 चीजें आपने पढ़ी है. रिटर्न्स टू अ फैक्टर में आपने इस चीज को समझा था कि इनिशियली जब आप फिक्स फैक्टर के साथ में वेरिएबल फैक्टर आप लगाते हैं तो आपका स्टार्टिंग में आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है. एक स्टेज के बाद जब अवेलेबिलिटी आपकी फिक्स फैक्टर की कम हो जाती है तो फिर आपको जो है डिक्रीजिंग रिटर्न मिलता है. और एक टाइम पे आपको रिटर्न मिलना बंद हो जाएगा जब आपका फिक्स फैक्टर पूरी तरीके से यूटिलाइज हो चुका होगा. उसके बाद भी अगर आप लेवल लगाते हैं तो फिर आपको नेगेटिव रिटर्न मिलता है. ये रिटर्न्स टू अ फैक्टर में आप लोगों ने पढ़ा था. क्लियर है बच्चे? तो रिटर्न्स टू एन स्केल भी आपने एक टॉपिक पढ़ा था. तो वहां से आपको बेसिकली किसके बारे में समझ में आता है, आपको जो है पहले मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं कि बेसिकली 4 टाइप की आपकी मार्केट होती है. परफेक्ट कंपटीशन मैंने अभी बताया आपको, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली. तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर बेसिकली प्राइस स्ट्रेटजी क्या होती है, एक फर्म बेसिकली अपने सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस को किस तरीके से समझता है और उसको कैसे हैंडल करता है. इसी तरीके से सेम सिचुएशन आप अगर मोनोपोली मार्केट है तो वहां पर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है, कंडीशन सेम से रहती है, बट वहां पर आपका जो है रेवेन्यू का बिहेवियर चेंज हो जाता है. तो वहां मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी. अब मोनोपोलिस्टिक मार्केट है तो ये मार्केट चेंज हो जाता है जहां पर कि बेसिकली कुछ ही आपके पास में आसपास 10-12 प्रोडक्ट रहते हैं जिनके प्राइस पर आपका अपना खुद का पर्सनल कंट्रोल भी रहता है. तो वहां पर स्ट्रेटजी एक फर्म की क्या रहती है. उसके बाद ओलिगोपोली मार्केट जहां पर ओपेक सीपेक जैसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन आती है और वो आपस में मिल करके प्राइस डिसाइड करती है. लाइक जैसे कि जितने भी पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री है मिडिल ईस्ट की, वो सब आपस में मिल करके एक प्राइस पेट्रोल का डिसाइड कर लेती है, जिससे कि कोई भी कंट्री इसको छोड़ के दूसरे के पास ना जाए और सबको प्रॉफिट अच्छा खासा मिले. तो हर एक मार्केट अलग है, उस मार्केट के अंदर प्राइस की स्ट्रेटजी अलग बनती है. तो इसलिए बच्चे ये मार्केट एनालाइज है. बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स द बिजनेस एवेल्युएट द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, the operate in whether it's a perfect competition, monopoly, oligopoly and monopolistic competition. Now how that the influences the pricing, production levels and the strategies decision. सब में डिसीजन अपने अलग अलग होते हैं. क्लियर है बच्चे? अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन. इट इन्वॉल्व्स द स्टडिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, आइडेंटिफाई द ऑप्टिमम सोर्सेस यूटिलाइजेशन. भाई प्रोडक्शन में हम ऑब्वियसली हम हमेशा यही सोचेंगे कि जो हमारे पास में रिसोर्सेज है उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो, उसमें कुछ वेस्टेज ना हो.
अगर मैं शुगर का प्रोडक्शन करता हूं तो मैं शुगर केन को पूरी इस तरीके से उसमें से रस निकाल लूं कि उसमें कुछ वेस्टेज नहीं बचे, तो मैं एक ऐसी एफिशिएंट मशीनरी का यूज करूं तो जिससे कि मेरा कॉस्ट प्रोडक्शन क्या हो, कम हो। क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को जितना बेटर यूटिलाइज करेंगे उतना ज़्यादा हम सेम इनपुट से आउटपुट ज़्यादा रिसीव करेंगे और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा। तो बेसिकली बताता है कि इट इन्वॉल्व द स्टडिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, आइडेंटिफाई द ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड ये बताता है कि भैया कब हम अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर रहे हैं एंड द मिनिमाइजिंग द इनएफिशिएंसीज टू मैक्सिमाइज आउटपुट एंड द रिड्यूस द कॉस्ट। क्लियर है बच्चे? मैक्सिमाइज हम अपने आउटपुट कर सकते हैं और अपने कॉस्ट को इससे रिड्यूस कर सकते हैं। Profit maximization. Business economics uses the various models and the techniques to guide the business in making the decision that the maximum profit. बच्चे मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपने पढ़ा था मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, और उसके बाद आपके पास में मार्जिनल कॉस्ट का नेचर एक एडिशनल आउटपुट से क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जिसमें कि कब आपको रियलाइज होगा कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, व्हेन योर मार्जिन रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, और इसके एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आपका राइज होगा, जिसको आपने रेवेन्यू चैप्टर में अच्छी तरीके से आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। क्लियर है बच्चे? तो ये बेसिकली आपको बताता है कि आपका अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज किस केस में होता है। अभी मैं पूरा डिटेल बताऊंगा नहीं मैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैं तो बस यहाँ पे एप्लीकेशन बता रहा हूँ कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। अब उन टॉपिक में जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे, लेकिन बिना पढ़े ही उसको पढ़ लेना ये नहीं हो पाएगा ना। तो ये भी अंदर आप जाएंगे तो आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बच्चे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फॉर एग्जांपल एक टाइम वैल्यू क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड द पोटेंशियल रिटर्न्स टू इन्वेस्टमेंट, इट रिटर्न्स टू अ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। दो चीजें होती हैं। लाइक एक मशीनरी को मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसमें मैंने 1 लाख रुपए लगाया। अब जब मैंने मशीनरी पे 1 लाख रुपए लगाया तो ऑब्वियसली मैं इस 1 लाख रुपए को अपने बैंक में भी रख सकता था, या फिर इस बैंक से मैंने लोन लेकर के लगाया। दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। अगर मैं बैंक में रखता 1 लाख रुपए मशीनरी की जगह तो मुझे बैंक इंटरेस्ट पे करती। अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो मैं बैंक को इंटरेस्ट पे करूंगा। तो कहीं ना कहीं मैंने मशीनरी को, अगर मैंने वो पैसा बैंक में ना रख करके मशीन में लगा दिया तो कहीं ना कहीं मैंने, या तो बैंक को मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10% पर एनम, लेकिन ये मशीनरी मुझे जो है 8% ही रिटर्न दे रही है 1 साल में। तो ये मेरे लिए तो लॉस हो गया ना कि मैं 8% मशीन से रिटर्न ले रहा हूं, 10% मैं बैंक को एज अ इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। तो मुझे ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। हाँ, अगर मैं बैंक को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा हूं और मैं 20% रिटर्न इन ईयर, मोर देन 10% मैं रिटर्न ले रहा हूं मशीनरी से इन अ ईयर, तो यहां तो भैया समझ में आता है कि ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट इस करना चाहिए था। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। इट असिस्ट द बिजनेस इज द एवुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बताता है फर्म को कि भैया आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास में है या नहीं है, उसका मूल्यांकन करता है बाय कंसिडरिंग द फैक्टर लाइक द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी एंड रिस्क एंड द पोटेंशियल रिटर्न्स टू इन्वेस्टमेंट, कि भैया जो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट से क्या रिटर्न मिल रहा है, और एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि हमने कितने रुपए की मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया है। क्लियर है बच्चे? तो दो चीजों पे ये चीजें हमारी क्या करती हैं, ये डिपेंड करती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एक इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया। बुक में बहुत तामझाम और अनाप शनाप लिखा हुआ है बहुत सारी बुक्स में, बट वो आपके लिए इतना यूजफुल भी नहीं है और मार्क्स भी उतने नहीं आने वाले। तो एक अच्छे से ये आपके पास से प्रेजेंटेशन था, इसको बनाया पढ़ाया आपको। तो यहाँ पर मेरा यूनिट 1 कंप्लीट होता है, यूनिट 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, यूनिट 3 भी कंप्लीटेड है, लेकिन यूनिट 2 में एक हमारा जो है कॉर्नर सॉल्यूशन का एक टॉपिक रहता है। वो टॉपिक मैं अभी थोड़ी देर में आपको टीच करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको इवनिंग में आपको मैं मोनोपली एंड मोनोप्लिस्टिक मार्केट दोनों के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं इवनिंग में। तो 2 क्लास आज की डेट में और होगी, और कल भी आपके जो है 2 क्लासेस और अरेंज करेंगे, जिससे कि मैं आपको पूरा का पूरा जो है यहां पर यूनिट 4 तक कंप्लीट कर दूं। ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर अभी थोड़ी देर बाद फिर एक क्लास में। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर
पैंडेमिक गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन मार्केट मैकेनिज्म पैराडॉक्स ऑफ पेनल्टी। ये आज आपकी क्लास का आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो यूनिट 1 है उसका लास्ट टॉपिक है आपका ये। तो अब आपका जो अपडेटेड सिलेबस रिवाइज सिलेबस क्या है वो आपके टॉप पे लगा हुआ है। रिवाइज सिलेबस और अपडेटेड सिलेबस के नाम से सिलेबस मैंने डाला हुआ है जो डीयू की गाइडलाइन है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपके टॉपिक आगे कंटिन्यू चल रहे हैं। आप उससे मैच कर सकते हैं चीज़ों को। यूनिट वाइज आपके फोल्डर क्रिएट किए गए हैं, हर यूनिट में अपने टॉपिक को आप मैच कर सकते हैं। कुछ टॉपिक जो भी आपको मिलेंगे नहीं, तो जैसा कि मैं रेगुलर लाइव आकर के आपकी क्लासेस ले रहा हूं तो उन टॉपिक को फुलफिल कर रहा हूं। ठीक है, जल्दी ही हम सारे टॉपिक को फुलफिल कर लेंगे। आप मान के चलिए कि आज की डेट में यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 कंप्लीटली 100% मैं डन कर दूंगा। यूनिट 4 में हमारा परफेक्ट कंपटीशन हुआ पड़ा है। बाकी 3 टॉपिक्स हैं, 3 मार्केट्स हैं, उसको फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में लेकर के उसको भी हम कवर करेंगे। तो बहुत जल्दी ही आपके कोर्स को वाइंड अप करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए पहले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है बच्चे? ऑलरेडी इस चीज को आप लोगों ने अपने प्राइस डिटर्मिनेशन इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में समझा हुआ है, नहीं तो फिर भी थोड़ा सा हल्का सा मैं एक रिकैप दे देता हूं मार्केट मैकेनिज्म के बारे में। देखें, मार्केट मैकेनिज्म बच्चे, मार्केट मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली मार्केट मैकेनिज्म में 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो डिमांड होता है और एक सप्लाई होता है। बच्चे आप स्टडी प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब तक कंटेंट कंप्लीट नहीं होता है तो उसका स्टडी प्लान लाना ठीक नहीं है। तो 3 से 4 दिन का वेट कीजिए, तो कंटेंट कंप्लीट होगा तो कौन सी वीडियो कितने मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वो सबके साथ में स्टडी प्लान में लेकर के आऊंगा, तो आप बेटर उसी को समझ पाएंगे और अपने कंटेंट में जाकर के आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो बच्चे, मार्केट मैकेनिज्म में बेसिकली 2 फैक्टर्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। और प्राइस डिटर्मिनेशन कब होता है? जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। तो फिर क्या होगा आपका बच्चे इस सिचुएशन में? आपका क्या होगा? प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। तो बेसिकली इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्केट मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम कि मैं डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहा हूं और मैं साथ साथ प्राइस की भी बात कर रहा हूं। प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस 10, 20, 30, 40, 50 ले रहे हैं। डिमांड 500 यूनिट्स की कर रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अब वही कर रहे हैं एंड 100। यहाँ पे प्राइस एंड सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा सप्लाई भी आपका इंक्रीज होगा। 300, 400, 500। अगर आप फर्स्ट स्टेज को, आप फर्स्ट फेसेस को देखें, आप यहाँ तक देखें, तो यहाँ तक आपको यह ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि आपका जो डिमांड है वो क्या है? सप्लाई से ग्रेटर है। जब डिमांड आपका सप्लाई से ज़्यादा रहेगा तो कंपटीशन मतलब कि स्कैरसिटी है, सप्लाई है नहीं, और डिमांड आप लोगों की ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा? कंपटीशन जो है बायर्स में क्रिएट हो जाएगा। कंपटीशन क्रिएट्स विद द कंज्यूमर, अमंग्स द कंज्यूमर। अब जब कंज्यूमर्स में बाय करने के लिए कंपटीशन होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोविड के टाइम की बात करता हूं, तो उसमें स्टार्टिंग के डेज में आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि जैसे ही कोविड आया उसी टाइम पर आपने देखा कि मास्क एंड सैनिटाइजर की डिमांड थी ज़्यादा और सप्लाई कम थी। तो क्या हुआ? जो कंज्यूमर है इनमें आपस में कंपटीशन क्रिएट हो गया बाय करने के लिए। और जब भी कभी कंज्यूमर में कंपटीशन क्रिएट होगा तो फिर प्राइस क्या होगा बच्चे? प्राइस जो है इंक्रीज होगा। तो इस सिचुएशन में आपका प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? आप इस बात को जरा समझें, ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखें जरा, आप इसको जरा देखें, यहां पर क्या आपका सप्लाई ज्यादा है। जब सप्लाई ज्यादा होगा तो सप्लायर में कंपटीशन क्रिएट होगा और फिर प्राइस डिक्रीज होगा, और प्राइस डिक्रीज होगा तो इसके जो है बेसिकली क्या इंपैक्ट आएगा? प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड फिर राइज होगा, एंड डिमांड कर पे आप डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे, और प्राइस डिक्रीज होने से फिर आपके पास में सप्लाई डिक्रीज होगी, सप्लाई कर पे डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे, और यहां पर आप देखेंगे कि आपकी प्राइस बेसिकली फॉल होगी इस सिचुएशन में जब एग्रीगेट सप्लाई डिमांड से ग्रेटर है। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन कहां होगा? प्राइस डिटर्मिनेशन यहां पर होगा वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई।
एक डायग्राम से समझते हैं जिससे कि आप पूरा मार्केट मैकेनिज्म को समझ पाएंगे। इसको आप एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में भी आप लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया हुआ है, बट फिर भी चलिए बता देता हूँ मार्केट मैकेनिज्म, जिससे कि बार बार ये वर्ड आएगा तो आपके माइंड में क्लिक हो सकता है। ये डिमांड है, ये सप्लाई है बच्चे, ओरिजन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस डिमांड कर्व है आपके पास में, सप्लाई कर्व है, और यहां पर देखें आपके पास में एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी मेंशन कर दीजिए डिमांड एंड सप्लाई के, और वाई एक्सिस पे आप प्राइस सेट कर दें। और बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ लाइक दिस, मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, तो इस पॉइंट पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आपका ये सप्लाई कर्व को टच कर रहा है तो सप्लाई का लेवल है, और ये डिमांड कर्व को टच कर रहा है तो डिमांड का लेवल है। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ बच्चे, बेसिकली ओ क्यू, और इसका नाम मैं देता हूँ Q1। तो ये आपके पास में ओ क्यू क्या है, बेसिकली सप्लाई है, एंड ओ Q1 के आपके पास में डिमांड है। तो आपके पास में एक्सेस डिमांड कितना है, तो ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास में बेसिकली क्या है, एक्सेस डिमांड फ्रॉम, आपके पास में सप्लाई क्या है, सप्लाई इज ओ क्यू एंड डिमांड इज ओ Q1, एंड आपके पास में एक्सेस डिमांड क्या है, Q1। और इससे क्या होगा कि प्राइस इंक्रीज होगी। जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, जब प्राइस बढ़ने लग जाता है तो डिमांड कम होने लग जाता है। तो फिर डिमांड कर्व पे जितना ऊपर जाएंगे वैतना ही डिमांड आपका कम होने लग जाएगा, तो डिमांड कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट होगा, एंड प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई कर्व पे भी अपवर्ड मूवमेंट होगा, सप्लाई कर्व पे जितना ऊपर जाएंगे उतनी सप्लाई बढ़ती है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ई पर नहीं पहुंच जाते। तो बेसिकली यहां पर आप देखेंगे ये आपके पास में इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसको मैं अलग पेन से मार्क करता हूं, दिस वन, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है Q स्टार एंड P स्टार। फॉर एग्जांपल चलिए मान के चलते हैं कि आपके पास में ये सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, इस सिचुएशन में आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये आपका डिमांड का लेवल है और ये आपका सप्लाई का लेवल है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए कि आपके पास में बेसिकली ये Q2 नाम दे देता हूँ और ये Q3 नाम दे देता हूँ। तो आपके पास में एक्सेस क्या है, एक्सेस आपके पास में सप्लाई है। तो यहाँ पर प्राइस क्या होगा, प्राइस यहाँ पे कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा सप्लायर में, और प्राइस आपका डिक्रीज होगा, और प्राइस जब डिक्रीज होगा तो फिर डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड पे जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे उतनी डिमांड बढ़ती है, और सप्लाई कम होगा कि प्राइस डिक्रीज होगा तो ये नीचे जाएगा। तो ये कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं चल जाएंगे। इसे हम मार्केट मैकेनिज्म बोलते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई में से अगर कोई भी एक ज़्यादा है तो मार्केट ऑटोमेटिक अपने आप को सेट करता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो फिर मार्केट क्या करेगा, वहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता चला जाएगा, और फिर ये तब तक होता रहेगा जब तक ये मार्केट डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं हो जाते। अगर यहाँ पर मार्केट सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस फॉल होगा, जब तक होता रहेगा जब तक कि ये डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं हो जाते। तो इस तरीके के प्रोसेस को मार्केट मैकेनिज्म प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है बच्चे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भैया अगर डिजास्टर आ गया, पैंडेमिक आ गया, उस सिचुएशन में मार्केट मैकेनिज्म पे क्या इफेक्ट आएगा और फिर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहेंगी। तो सबसे पहले बच्चे अगर मैं बात करता हूं इंपैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर का मतलब सभी समझ चुके हैं कि भैया अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाए, पैंडेमिक्स आ जाए, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रहेगी ऑन अ मार्केट मैकेनिज्म पे। क्लियर है बच्चे। तो यहां पर सबसे पहले देखें कि आपके पास में अगर पैंडेमिक या डिजास्टर आ जाए तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो हार्म होते हैं, रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचता है, लैंड को लॉस होता है, उससे जो है आपकी मशीनरी बिल्डिंग उसको आपको नुकसान होता है। अब अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक में आप देखेंगे क्या ऑब्जर्व करेंगे, अर्थक्वेक में बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी, कैपिटल मशीनरी ये डैमेज हो जाएंगे अर्थक्वेक में। तो इससे फिर जो है सप्लाई अफेक्ट हो जाता है और सप्लाई जो है फॉर्म की कम हो जाएगी। फ्लड आ गया तो एग्रीकल्चर लैंड सारा का सारा वो पानी में चला गया, तो वहां पर जो है अब क्या हुआ, जो सप्लाई होती थी फूड की वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो कई बार आप देखते हैं कि अनियन वगैरह के प्राइस काफी हाइक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से एकदम से बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अनियन का एरिया लाइक महाराष्ट्र वगैरह में अगर फ्लड आ जाते हैं या उस एरिया में ज्यादा बारिश होकर के क्रॉप्स उनके जो है नुकसान, उनके क्रॉप्स को जो हार्म पहुंचता है, तो उसके बाद देखते हैं कि सप्लाई कम होती है बट डिमांड तो वहीं बनी रहती है। क्लियर, हमारी डिमांड तो वही रहेगी बट सप्लाई कम होगी तो क्या देखने को मिलेगा, वही कंपटीशन बायर्स में क्रिएट होगा और प्राइस जो है बड़ी तेजी से शॉर्ट पीरियड के लिए एकदम तेजी से जंप मारेगा, प्राइस बढ़ जाएगा।
क्लियर है। लेकिन यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपका जो है डिमांड का ही लेवल कम होता है, डिजास्टर के टाइम पर, पैंडेमिक के टाइम पर आपका डिमांड का लेवल भी कम हो जाता है, दोनों ही कम होते हैं। क्यों भैया? जैसे लाइक कोविड का टाइम था, तो जब कोविड का टाइम आया था पैंडेमिक में, तो पहले तो जनरली आज हम डिमांड करते हैं, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कार हो गया, घर हो गया, बाकी चीजों की डिमांड कर रहे हैं आज आप लोग, कपड़े उपड़े की। पैंडेमिक में सब घर में चुपचाप से बैठ गए थे और सिर्फ नेसेसिटीज गुड्स की तरफ ही उनका जो है फोकस था, क्योंकि वो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को नहीं समझ रहे थे कि भैया कब तक लॉकडाउन लगेगा और हमारे पास में लिमिटेड जो है रिसोर्स है, इसी से हमें आगे गुजारा करना है। तो हमने अपने डिमांड का लेवल क्या कर लिया था? कम कर लिया था। तो डिमांड भी कम हो जाता है एंड सप्लाई भी क्या हो जाता है बच्चे? ये भी आपका कम हो जाता है। बट सप्लाई बहुत तेजी से कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड से तेजी से गिरता नहीं है, इसकी वजह से प्राइस क्या होता है? प्राइस इसके इंक्रीजेस हो जाते हैं। तो ये मार्केट मैकेनिज्म पे इफेक्ट होता है डिजास्टर का और पैंडेमिक का, कि जब डिजास्टर आता है, पैंडेमिक आता है, तो भैया आपका डिमांड का लेवल भी कम होगा बट सप्लाई बहुत तेजी से गिरेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? लाइक दोनों मार्केट इस समय इक्विलिब्रियम पर है और एकदम से सप्लाई है, जिसमें आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे पेन, ये सप्लाई है और ये डिमांड है। सप्लाई एकदम से यहां आया और डिमांड भी गिरा, दोनों गिरा, बट फिर भी अभी भी आपका देखोगे स्टिल डिमांड इज द मोर देन द सप्लाई। तो प्राइस क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होने लग जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो प्राइस बहुत तेजी से इसके बढ़ने लग जाएंगे। तो बेसिकली दोनों ही कर्व, जो डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, दोनों ही क्या होंगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये क्या कहता है, ये पढ़ते हैं इसको। नेचुरल डिजास्टर सच एज, जैसे कि हरिकेन्स, मतलब कि हरिकेन्स मतलब चक्रवात, बहुत तेज जो हवाएं आती है, तूफान आता है। अर्थक्वेक्स और फ्लड कैन हैव द सिग्निफिकेंट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन द मार्केट मैकेनिज्म, एकदम से मार्केट मैकेनिज्म पे इफेक्ट डालता है। दिस इवेंट टिपिकली डिस्टर्ब द सप्लाई चेन, ये सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर देता है, उसको बाधित कर देता है, उसको रोक देता है, सप्लाई कम हो जाती है। डैमेज द इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है एंड रिड्यूसेस द लेबर एबिलिटी कम कर देता है। जहां पर फ्लड आ गया वहां पर लेबर नहीं अब काम करने के लिए पहुंचेगा, या फिर पैंडेमिक में आपने देखा था कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लेबर काम करने के लिए नहीं जा रहे थे, और लेबर काम करने जा भी रहे थे तो बट फॉर्म ने लॉकडाउन लगाया हुआ था, तो इसकी गवर्नमेंट ने, तो इसकी वजह से लेबर एबिलिटी कम हो गई, विच लीड्स टू द डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई एंड डिमांड शिफ्ट्स कहां शिफ्ट होते हैं? दोनों लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते हैं, सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व। फॉर एग्जांपल दिस वन, सब डिमांड कर्व आपका ये रहा, सप्लाई कर्व आपका ये रहा, दोनों ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? When the supplies are disturbed, the price often rises, प्राइस बढ़ता है, रिफ्लेक्टिंग द स्कैरसिटी, क्योंकि स्कैरसिटी हो रही है। फॉर द इंस्टेंस आफ्टर द हरिकेन्स द price of building materials or fuel may surge due to the damage the supply routes and the reduce the production capacity, और प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी ये जो एक फर्म की कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन करने की, उसको भी क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। मार्केट डिसइक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अब मार्केट डिसइक्विलिब्रियम पे कैसे आएगा, जरा समझो इस चीज को। फॉर एग्जांपल ये एक लेते हैं, पहले हम मार्केट को इक्विलिब्रियम लेवल पे सेट कर देते हैं, फिर देखते हैं पेंडेमिक का क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे और डिजास्टर का। डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब दोनों क्या होंगे? दोनों लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, बट सप्लाई ज्यादा शिफ्ट होगा, देख रहे हो, एंड डिमांड भी शिफ्ट होगा, बट डिमांड जो है वो कम शिफ्ट होगा, कि एकदम से डिमांड डिक्रीज नहीं होती किसी भी कम्युनिटी के। और आप देखिए यहाँ पर, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? अब जो नया आप इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो आपके पास में मार्केट डिसइक्विलिब्रियम पे आ गया। कैसे आ गया? अब आपके उस प्राइस पर आपके बेसिकली ये क्या है? ये अब आपका जो है सप्लाई है Q1 दिस वन, और आपके पास में अब क्या है कि अब आप डिमांड क्या है आपके पास में? न्यू डिमांड कर दिस वन, ये है ना येलो वाला डिमांड कर। अब आपके पास उस प्राइस पे ये डिमांड कर पे OQ2। तो बेसिकली आपके पास में क्या क्रिएट हो गया यहाँ पर? अब एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गया। कहां से? एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गया Q2। अब ये एक्सेस डिमांड जो क्रिएट हो गया, अब मार्केट जो है, अब यहां पे क्या होगा? प्राइस कॉम्पिटिशन बायर में क्रिएट होगा, प्राइस बढ़ने लग जाएगा।
तो क्या समझ में आया कि मार्केट जो है डिसइक्विलिब्रियम पे आ गया है। अब मार्केट के डिसइक्विलिब्रियम पे आएगा, शॉर्ट रन तक डिसइक्विलिब्रियम पे रहेगा, फिर उसके बाद प्राइस, अब जब मार्केट क्लियरियम पे आएगा तो ये चांसेस है कि अब प्राइस वो नहीं रहेगा जो कि पहले हुआ करता था, क्योंकि अब आप देखेंगे कि अब आपके पास में डिमांड एंड सप्लाई कर, डिमांड आपके पास में बेसिकली प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड कर पर आप जो है अपवर्ड से मूवमेंट करेंगे, सप्लाई आपके पास में बढ़ेगी तो सप्लाई फिर उसको बढ़ाना चालू करोगे, और दोनों कहां पर सेट हो जाएंगे, दिस वन, एक नया एक क्लियरेंस सेटअप लगाएंगे और जिससे कि प्राइस अब आपकी बढ़ चुकी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डिसइक्विलिब्रियम फेस करते हैं शॉर्ट रन में, उसके बाद जब आप इक्विलिब्रियम में जाते हैं तो आपका प्राइस भी बढ़ चुका होता है, फिर आपका वो प्राइस नहीं आता है। तो यहां पर अगर आप देखते हैं कि क्या कहता है, डिसइक्विलिब्रियम इन अ शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए डिसइक्विलिब्रियम फेस करते हैं, दिस क्रिएट्स द मार्केट डिसइक्विलिब्रियम वेयर द डिमांड एक्सीड सप्लाई लीडिंग टू द शॉर्टेज। क्लियर है? आपको एक एक बातें समझ में आ रही हैं उम्मीद करता हूं मैं। अब आगे देखें लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? ऑन द फ्लिप साइड द मार्केट में द एडजस्ट ओवर टाइम, एडजस्ट कर लेता है, रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स कैन क्रिएट अ न्यू डिमांड ऑफ फॉर अ गुड एंड सर्विसेज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रिकवरी, बट द प्रोसेस माइट टेक द ईयर्स, अ न्यू इक्विलिब्रियम कुड बी रीच्ड एट द हायर प्राइस। ये बात समझ में आई? हायर प्राइस लेवल पे आता है। अब उसके बाद बच्चे, अब पैंडेमिक के बाद एकदम से इकोनॉमिक ट्रैक पे नहीं आई थी, उसका 3 से 4 साल लग गए इकोनॉमिक को ट्रैक पे वापस आने में। इतने समय तक सब बिजनेस और सब कुछ, और आज भी उसका इंपैक्ट है, आज भी लोग जॉबलेस हो चुके हैं, आज भी कुछ फर्म ऐसी बंद हुई है तो जो कि वो पूरी परमानेंट बंद ही हो गई है। तो लॉन्ग रन इसका इफेक्ट रहता है। प्री डिजास्टर लेवल ऑफ अ न्यू रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजिकल एमर्ज। हाँ, हम उस प्राइस को तब उस लेवल पे वापस ला सकते हैं जब हमारे पास में न्यू टेक्नोलॉजी हम उसमें एमर्ज कर दे। तो ये बच्चे कुछ इफेक्ट होता है मार्केट मैकेनिज्म पर डिजास्टर का, पैंडेमिक का। अब गवर्नमेंट इसमें क्या करती है? पैंडेमिक्स में भी वही बात करें, पैंडेमिक्स लाइक द कोविड-19 कैन ड्रामेटिकली आफ्टर द मार्केट डायनामिक्स बाय द इंपैक्टिंग बोथ सप्लाई एंड डिमांड साइड्स। भैया जब आपका कोविड आया था तो सप्लाई तो रिड्यूस हुआ ही था, लॉकडाउन लग गया था, लेबर्स वगैरह सबको ऑफ भेज दिया था, फॉर्म बंद हो गई थी, सप्लाई तो कम हो गई थी, डिमांड भी कम हुआ था क्योंकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी थी हमारे पास में, तो इसलिए हम अननेसेसरी चीजों को नहीं ले रहे थे, हम सिर्फ नेसेसिटीज के ऊपर हमारा फोकस था, हम अपने पैसे बचा कर रख रहे थे कि पता नहीं लॉकडाउन कब तक रहेगा। तो डिमांड शॉक मींस एकदम से डिमांड में को झटका लग जाना, डिमांड का एकदम से कम आ जाना। तो पैंडेमिक ऑफन लीड टू रिड्यूस द कंज्यूमर डिमांड एज द पीपल कट बैक ऑन स्पेंडिंग द ड्यू टू फियर द अनसर्टेनिटी और लॉकडाउन। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज लाइक ट्रेवल, tourism and hospitality shows the dramatic declines in the demand during the COVID-19। टूरिज्म के लिए जो अभी आज घूमने फिरने के लिए मनाली का, शिमला का जो ट्रिप बन जाता है, जब पैंडेमिक आया था तब ये सारे ट्रिप कैंसिल हुए थे, मतलब लोगों ने बोला कि भैया अभी फंस जाएंगे तो ये सारे के सारे डिमांड का लेवल एकदम से कम हो गया। सप्लाई शॉक एट द सेम टाइम द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज में आल्सो बी द crucial due to the illness, lockdowns and the worker shortage। For example, the labor इंटेंसिव सेक्टर, ऐसे सेक्टर जहां पर कि लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, सच एज अ एग्रीकल्चर एंड द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस द डिसरप्शन ऑफ इन अ सप्लाई चेन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अब क्या है, गवर्नमेंट का इसमें इंटरवेंशन होता है और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफन स्टेप इन विद द फिजिकल एंड द मॉनेटरी पॉलिसी। बच्चे गवर्नमेंट दो तरीके की पॉलिसी लेकर आती है, एक फिजिकल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी वो होती है जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बजट के थ्रू लेकर के आती है, मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू या फिर आरबीआई जिस पॉलिसी को लेकर के आता है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब बच्चे फिजिकल पॉलिसी में फॉर एग्जांपल अगर लग रहा है कि प्राइस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट कुछ फिजिकल पॉलिसीज लेकर आती है, क्या, लोगों के डिमांड को कंट्रोल, क्योंकि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो लोगों की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों की डिमांड कम हो। और लोगों की डिमांड कम कैसे होगी? गवर्नमेंट लोगों की परचेसिंग पावर को रिड्यूस करेगी। अब परचेसिंग पावर रिड्यूस कैसे करेगी? इकोनॉमी से मनी को जो है वो विड्रॉ करेगी। कैसे करेगी? टैक्स रेट बढ़ा देगी गवर्नमेंट, और ट्रांसफर पेमेंट या सब्सिडी को गवर्नमेंट कम कर देगी, जिससे कि लोगों के पास में पैसा कम हो जाए और डिमांड का लेवल कम हो और प्राइस कंट्रोल में आए। इसके बाद अगर ये भी सिचुएशन हो सकता है कि भैया लाइक आफ्टर कोविड देखा था आपने कि भैया
कि फर्म्स के पास में गुड्स एंड सर्विसेज तो बनने लग रहे थे, बट लोग डिमांड नहीं कर रहे थे क्योंकि लोगों के पास में जॉब्स नहीं थे, लोगों के पास में परचेसिंग पावर नहीं था। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी कि डिमांड के लेवल को राइज करने के लिए गवर्नमेंट मनी को इंजेक्ट करेगी। वो कैसे इंजेक्ट करेगी? वो अपने जो है टैक्स रेट को कम कर देगी, जिससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, खर्च करने की लोगों की शक्ति बढ़ेगी। इसके बाद गवर्नमेंट जो ट्रांसफर पेमेंट को राइज कर देगी। ये कुछ पॉलिसीज लेकर के आती है गवर्नमेंट, जो कि प्राइस जब बढ़ती है तो उसको रोकती है, जब प्राइस कंटिन्यूसली फॉलो होता है तो उसको भी गवर्नमेंट रोकती है। ये गवर्नमेंट के अपने कुछ पॉलिसीज होते हैं। एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जब प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ता है, जब इन्फ्लेशन का सिचुएशन आता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो आरबीआई क्या करती है, वो बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, इनको क्या रेपो रेट क्या करती है, बढ़ा देती है। इससे कि क्या होता है कि एज अ कस्टमर के लिए बैंक से बोरोइंग जो है वो कॉस्टली हो जाता है। इससे वो लोन कम लेते हैं, लोन कम लेंगे तो परचेसिंग पावर उनकी कम रहेगी और इससे डिमांड का लेवल कम होगा और फिर प्राइस कंट्रोल होगा। रिसेशन में जब प्राइस कंटिन्यूसली फॉल हो रहा होता है तो बैंक चाहती है कि लोगों के पास में पैसा जाए, तो बैंक रेट, सीआरआर, इन सब में क्या करती है, इनको रेट को डाउन करती है, कट करती है। इससे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो जाए, लोगों की कम हो, तो लोग इंकरेज हो जाए बोरोइंग के लिए और परचेसिंग पावर बढ़ेगी और डिमांड बढ़ाएंगे तो फर्म के प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट कुछ अपने स्टेप्स लेती है इसके अंदर। तो ये कह रहा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ऑफन स्टेप इज द विद द फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज टू द स्टेबलाइज द इकोनॉमिक। स्टेबलाइज इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? स्टेबलाइज इकोनॉमिक मीनिंग का ये मतलब है कि प्राइस को ना तो बढ़ने देना और प्राइस को नहीं तो कम होने देना। इकोनॉमी में कमोडिटी के प्राइस को स्थिर रखने को हम स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर है बच्चे? तो कहता है कि दिस में इंक्लूड द स्टिमुलस पैकेजेस, इंटरेस्ट रेट कट्स और टैक्स रिलीफ्स विच कैन द टेम्परेली बूस्ट द डिमांड एंड द प्रोवाइड द रिलीफ टू द बिजनेस। डिमांड बढ़ेगा तो बिजनेस का अनसोल्ड स्टॉक सेल होगा तो बिजनेस को लिए रिलीफ मिलेगा। Government policy, both the monetary and the fiscal, can the significant impact on the market mechanism by influencing the factor like the demand and the supply and the price stability. Clear है बच्चे? Monetary policies like जो central bank लेती है, adjust interest rate and the money supply to influences the inflation and stabilize the economy. Lower interest rates encourage the borrowing and the spending, the potential boosting demand. Fiscal policy, government may the impact the spending program, tax breakers और the provide the subsidies to the, वही पॉइंट आ गया। अब बच्चे रेगुलेटरी पॉलिसी, रेगुलेशन सच एज अ प्राइस कंट्रोल, टैरिफ और सब्सिडी कैन द डिस्टॉर्ट मार्केट मैकेनिज्म। बच्चे कुछ ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट जो है रेगुलर बेसिस पे पुअर पीपल के लिए लेकर के आती है। लाइक आप देखते हैं राशन कार्ड, इसके प्राइजेस क्या है, ऑलवेज जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट मैकेनिज्म है, जो मार्केट ने प्राइस सेट किया हुआ है उससे लो प्राइस पर प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट। तो ये कुछ रेगुलर पॉलिसी आते हैं। अब बच्चे पैराडॉक्स ऑफ पेनल्टी। अब बच्चे पैराडॉक्स ऑफ पेनल्टी क्या है? ऐसे कुछ कंट्रीज होती हैं जो कि रिसोर्सेज से काफी रिच होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मिडिल ईस्ट कंट्री है लाइक ईरान, इराक, कुवैत, जहां पर पेट्रोल की एक अच्छी खासी मात्रा है। तो इस टाइप की कंट्री जहां पर रिसोर्सेज को अगर देखें तो रिसोर्सेज से बहुत रिच है, इनको एक तरीके का इनके बेनिफिट का ही इनको एक पेनल्टी भी मिलता है फिर अगर डिजास्टर आ जाए तो। अब ऐसे जो पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की, ईरान हो गया, इराक हो गया, जब पेंडेमिक आया तो आपने देखा कि गाड़ी, मोटर, कार सब बंद हो गए, तो पेट्रोल का कंजम्पशन कितना रिड्यूस हो गया। जब पेट्रोल कंजम्पशन रिड्यूस सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, पूरा वर्ल्ड में हुआ, और उसके बाद फिर वो जो उनकी डिपेंडेंसी सिर्फ पेट्रोल पे ही थी, अब बताओ उस इकोनॉमी जो कि पहले अपने एक रिच रिसोर्सेज का उनको एडवांटेज मिलता था, तो उसका उनका एक उतना ही बड़ा डिसएडवांटेज भी मिल जाता है इस सिचुएशन में। तो यहां पर बच्चे आप देखेंगे तो ये आपके पास में द पैराडॉक्स ऑफ द पेनल्टी रेफर टू द फिनोमिना वेयर द कंट्रीज और रीजन्स रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, मिनरल्स often experience poor economic performance, instability and the underdevelopment. The paradox occurs because the abundance of the resources can lead to the several negative effects. Over reliance on one sector, economics may become too dependent on the resources export. ऐसी कंट्री है जो कि सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंड करती थी, अब लॉकडाउन में तो भैया कोई जा ही नहीं रहा वहां घूमने के लिए, तो वो कंट्री की इकोनॉमी कितनी हार्म हुई होगी, सोच के देखिए। तो एक्सपोर्ट लिविंग देन द टू द फ्लक्चुएशन इन कम्युनिटी प्राइजेस
व्हेन द प्राइसेस ड्रॉप द इकोनॉमी कैन द सफर द सिग्निफिकेंट डाउन टर्न्स। और बच्चे यहां पर ये कहता है कि इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कि ऐसी कंट्री में आप देखेंगे लाइक ईरान, इराक में पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी नहीं रहती है, एकदम से तालिबान जो है आ गए। अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान में तो आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उससे जो है कुछ कंट्री जो है लाइक जो पावरफुल कंट्री है वो उसमें क्या करती है, इंटरफेयर करती रहती है, और इंटरफेयर करने से उस गवर्नमेंट को हटा करके और एक अपने फेवर वाले गवर्नमेंट को लाने की कोशिश करती है, जिससे कि वहां से उनको रिसोर्सेज चीप रेट पे वो रिसीव कर सकें और कुछ एरिया भी कैप्चर कर सकें वो। तो ये कुछ ऐसी चीजें रहती हैं। और करप्शन रहता है, गवर्नमेंट में स्ट्रगल टू मैनेज द वेल्थ एंड द एल्टाइज में द कैप्चर द रिसोर्सेज रेंट्स। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब कि अगर आप लगातार अपने रिसोर्सेज का अगर आप कंजम्पशन करते रहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, तो हो सकता है कि इसका एग्रीकल्चर पे और आपके एनवायरमेंट पे इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को आपको मिल सकता है। कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चे? कंक्लूजन में आप आएंगे तो कंक्लूजन में नेचुरल डिजास्टर and the government policy significantly influences the market mechanism by the disrupting the balance of the supply and the demand, causing the price fluctuation and the sometimes creating the long term economic shift। ठीक है ना? Paradox of a penalty highlighting the managing resources wealth demonstrating that the abundance can lead to the economic and political challenges। तो इनको political challenges भी face करने को मिलते हैं। तो बच्चे ये कुछ आपके पॉइंट्स थे, इनमें कुछ पॉइंट्स भी आपको लिख देने। तो ये आपका यूनिट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। थोड़ी देर के बाद मैं फिर से आपके सामने लाइव आऊँगा और उसके अंदर हम जो है यूनिट 2 में कुछ एक टॉपिक रह गया है, कॉर्नर सॉल्यूशंस और एंजल कर्व। इन 2 टॉपिक के साथ में मैं भी आपके सामने फिर से भी आने वाला हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।